फिलिप्स वक्र किसे कहते हैं? फिलिप्स वक्र का आविष्कार किसने किया? इसको मैं वीडियो के पहले पार्ट में पढ़ा चुका हूँ। आज हम वीडियो के पार्ट नंबर 2 में जानेंगे कि फिलिप्स जो वक्र था उसका पतन कैसे हुआ, वो कैसे गायब हुआ और जो मुद्रावादी अर्थशास्त्री थे उन्होंने फिलिप्स वक्र के बारे में क्या कहा और अपना कौन सा विचार दिया। तो इस टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल को देख रहे हैं और अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिए। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। टॉपिक जैसे हम पहले ही बता चुके हैं आपको कि टॉपिक है फिलिप्स वक्र का विध्वंस, या इसे कहते हैं फिलिप्स वक्र का पतन। विध्वंस मीन्स होता पतन, पतन मीन्स होता नाश होना। तो फिलिप्स वक्र का क्या हुआ कि 1971 से लेकर और 1991 के बीच अमेरिका की अर्थव्यवस्था में पतन हो गया था, उसका नाश हो गया था, सिंपल सी भाषा में। ओके, तो फिलिप्स वक्र क्या कहता है, सबसे पहले इसी को आसान भाषा में समझ लेते हैं, फिर इसको आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे हमारा ये फिलिप्स वक्र बना रखा है, ओके, जिसको मैं वीडियो के पार्ट नंबर 1 में बता चुका हूँ ये काम कैसे करता है और कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फिलिप्स वक्र का ये पीसी कर्व हो गया जो ऊपर से नीचे की ओर जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका जो ढाल होता है, अर्थात जो भी वक्र ऊपर से नीचे की ओर जाता है उसका ढाल हमेशा ऋणात्मक ही होता है। ठीक है, तो जो पीसी कर्व है, पी फॉर फिलिप्स, सी फॉर कर्व, पीसी कर्व हमेशा नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। जो क्या दिख रहा है, या दिखा रहा है बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के बीच के विपरीत संबंध को दर्शा रहा है। तो फिलिप्स वक्र क्या कहता है कि फिलिप्स वक्र बोलता है कि यदि मुद्रास्फीति, माना कि मुद्रास्फीति पहले ओ से लेकर P0 तक है तो उस समय जो बेरोजगारी है वो यहाँ तक है। ठीक है, यहाँ पर बेरोजगारी यहाँ तक है, इसलिए हमने इसको नीचे कर दिया, यहाँ से ये लाइन खींची नीचे। ठीक है जी, लेकिन जैसे ही मुद्रास्फीति यहाँ से लेकर अर्थात यहाँ से ऊपर की ओर बढ़ती है, P0 से P1 की ओर बढ़ती है, तो बेरोजगारी E0 से घटकर E1 हो जाती है, अर्थात पीछे की ओर आ जाती है। ये फिलिप्स वक्र कहता है। तो इधर की तरफ बेरोजगारी घटेगी, इधर की तरफ, ठीक है, और ऊपर की तरफ क्या होगा, कीमत स्तर या इन्फ्लेशन रेट बढ़ेगा। ठीक है, उल्टा भी होगा, यदि यह अर्थात प्राइस लेवल P1 से फिर P0 पे आता है, यहाँ से ये नीचे आता है, तो फिर बेरोजगारी यहाँ से इधर की तरफ बढ़ेगी। तो इस प्रकार से ये है फिलिप्स कर्व। ठीक है, और ये जो फिलिप्स कर्व है इसको स्थिर मान लिया था, और ये जो फिलिप्स कर्व है ये अल्पकालीन फिलिप्स कर्व है। ठीक है, शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व है। तो 60 के दशक में जब ये फिलिप्स कर्व आया था, फिलिप्स ने बनाया था, A.W. फिलिप्स ने, तो सभी अर्थशास्त्रियों ने मान लिया था कि वास्तव में ऐसा ही होता है कि जो ये कह रहा है। इसने कहा बेरोजगारी और मुद्रास्फीति की दर के बीच उल्टा संबंध होता है, विपरीत संबंध होता है। यदि मुद्रास्फीति बढ़ती है तो बेरोजगारी घटती है, और मुद्रास्फीति यदि गिरती है तो बेरोजगारी बढ़ती है। ठीक है जी, तो उस समय के जो अर्थशास्त्री थे उन्होंने फिलिप्स की बात को मान लिया। उन्होंने कहा बहुत अच्छा कहा साहब ने, ऐसा ही होगा। ठीक है, हमेशा ऐसा ही चलता रहेगा। लेकिन क्या हुआ कि 1971 से लेकर और 91 के बीच अमेरिका की अर्थव्यवस्था में क्या हुआ, एक नई स्थिति पैदा हुई। इसके ठीक उल्टा हुआ। उसमें क्या हुआ कि बेरोजगारी और मुद्रास्फीति दोनों एक साथ बढ़ गई, अर्थात मुद्रास्फीति भी हाई एंड अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी भी ज्यादा, अर्थात दोनों एक ही दिशा में बढ़ी। मुद्रास्फीति भी उधर आगे की ओर बढ़ी और इधर से बेरोजगारी भी उसी दिशा की ओर बढ़ी। लेकिन ये तो उल्टी बात कर रहा था। ठीक है, तो इस प्रकार से स्थिति, यदि बेरोजगारी भी हाई हो और मुद्रास्फीति भी हाई हो, दोनों ऊंचा बना रहे, तो इस स्थिति को इकोनॉमिक्स में कहते हैं स्टैगफ्लेशन। क्या कहते हैं इसको, स्टैगफ्लेशन। तो अमेरिका में स्टैगफ्लेशन की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, जिसने ये बता दिया कि जो ये फिलिप्स कर्व है, ठीक है, ये ठीक नहीं है, ये सही बात नहीं बतला रहा है। तो 1971 से लेकर और 91 के बीच क्या हुआ, अमेरिकन अर्थव्यवस्था में जो कर्व बनाए गए, ठीक है, किसके, बेरोजगारी के और मुद्रास्फीति के, वो क्या हुआ है, कई कर्व बन गए। जैसे यहाँ पे दिखा रखा हमारा 1 2 3 4, ठीक है, तो 4 कर्व बन गए। होना तो एक था, यहाँ 4 बन गए। तो इसका मतलब क्या हो गया
फिलिप्स वक्र जो फिलिप्स ने बनाया था, जिसका पहले अर्थशास्त्रियों में विश्वास था कि यह बिल्कुल स्थिर रहता है, ऐसे इकोनॉमी चलेगी। लेकिन आगे चलकर ऐसा नहीं हुआ, ये फेल हो गया, ठीक है, जिसे हम विध्वंस कह रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए कि 1, 2, 3, 4 अर्थात 4 फिलिप्स वक्र बन गई, और ये भी विभिन्न वर्षों में। देखिए यहाँ पे हमारे 61 लिखा है, 62, 63, फिर आगे पीछे करके 69, फिर 70, 78, इस प्रकार से एक एक पॉइंट से फिर 82। तो इस प्रकार से पहले ये जो फिलिप्स वक्र था इधर की ओर गया, दाईं ओर गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए 82, फिर ये बाईं ओर आया 84, 85 और 86, इस प्रकार से देखिए। तो इस प्रकार से अमेरिका की अर्थव्यवस्था में जो फिलिप्स वक्र था वह 1971 और 91 के बीच पूरी तरह से क्या हो गया, खत्म हो गया, पूरी तरह क्या हो गया, खत्म हो गया, जिसे हम क्या कह रहे हैं, फिलिप्स वक्र का विध्वंस या फिलिप्स वक्र का पतन। ओके, अब आगे बढ़ते हैं कि जो केन्जियन इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने क्या कहा। किसी ने तो कहा कि इसका पतन हो गया है, ठीक है, लेकिन केन्जियन अर्थशास्त्रियों ने कहा कि इसका पतन होने का जो कारण है उस पर इन्होंने प्रकाश डाला और बताया कि विवर्तन या शिफ्ट होने का कारण, उन्होंने शिफ्ट होने के कारण पे विचार डाला कि वहां महंगाई क्यों बढ़ी और बेरोजगारी क्यों बढ़ी अमेरिका में उस समय, दोनों एक साथ क्यों बढ़ी। ओके, यहाँ पे एक बात हमारी और लिखी हुई है, गायब हो गया था, अर्थात यहाँ पर जो था ये फिलिप्स वक्र एक ही जगह चार चार खड़े हो गए थे। तो ऐसी स्थिति में फिलिप्स वक्र का पतन उसको कहेंगे गायब होना, और ऐसी स्थिति में ट्रेड ऑफ स्थिति कही जाएगी, अर्थात यहाँ पर क्या होगा कि ट्रेड ऑफ अनुपस्थित हो जाएगा। ट्रेड ऑफ में क्या होता है, जैसे यहाँ पर ट्रेड ऑफ है कि यदि एक बढ़ रहा है तो इधर एक घट रहा है, यदि ये नीचे की तरफ घटता है तो उधर की तरफ बढ़ता है, ठीक है। इस प्रकार से इनमें विनिमय हो जाता है इकोनॉमी के अंदर। ओके, तो केन्जियन अर्थशास्त्रियों के विचार को देख लेते हैं कि उन्होंने कहा कि अमेरिकन इकोनॉमी में जो फिलिप्स वक्र था उसका विवर्तन हुआ, और कारण बताया क्यों हुआ, ठीक है। उन्होंने बताया कि अमेरिका में तेल, अर्थात कौन सा तेल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट वाला, जिसको गाड़ी में डालते हैं, ट्रक में डालते हैं, और पेट्रोलियम प्रोडक्ट यानी कि पेट्रोल के द्वारा बहुत सारी वस्तुएं बनाई जाती हैं की कीमतों में 4 गुना वृद्धि, यानी कि उनका रेट 4 गुना बढ़ गया था। माना जैसे भारत में इस समय तेल चल रहा है 100 रुपये पर लीटर पेट्रोल, और 4 गुना का मतलब होगा 400 रुपये लीटर, इतना बढ़ गया, ठीक है। तो तेल के दामों में जब वृद्धि होती है, जब तेल का दाम बढ़ेगा तो उसका असर किस पे पड़ेगा, सारी इकोनॉमी पड़ने वाला है, क्योंकि एक तो तेल से क्या होता है, सारी गाड़ियां चल रही हैं, ठीक है। उस समय की बात कर रहे हैं 1971 से लेकर 91 के बीच, तो गाड़ियां सब तेल से चल रही हैं, तेल हो गया कई गुना महंगा। सामान किससे ढोया जाता है एक जगह से दूसरी जगह, ट्रकों से, गाड़ियों से, वो किससे चलती हैं, डीजल और पेट्रोल से, तो दोनों के दाम बढ़ गए, ठीक है। अब जब डीजल पेट्रोल महंगा होगा तो क्या होगा, किराया महंगा हो जाएगा, किराया महंगा होने से वस्तुएं क्या हो जाएगी, महंगी हो जाएंगी, ठीक है। मतलब हर चीज की क्या होगी, कॉस्ट बढ़ेगी, और कॉस्ट बढ़ने से क्या होता है कि उसे ही कहते हैं इन्फ्लेशन, कि मुद्रास्फीति जो होती है वो महंगाई को बढ़ाती है। तो महंगा होगा जब प्रोडक्ट कोई भी, तो फिर उसकी डिमांड गिरती है बाजार में, क्योंकि महंगा हो जाता है, हर कोई उसको खरीद नहीं सकता है। तो ऐसी स्थिति में कंपनियां क्या करती हैं, जब उनका प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, सीधी सीधी बात है, तो क्या करेंगे, कंपनी से कर्मचारियों की छुट्टी करना शुरू कर देंगे, घटाना शुरू कर देंगे, और फिर बेरोजगारी फैल जाएगी, महंगाई और बेरोजगारी दोनों एक साथ फैल जाएंगी। ओके, तो तेल और पेट्रोल के दामों में 4 गुना वृद्धि होने के कारण उत्पादन लागतों में अमेरिका में वृद्धि हो गई थी, जिस कारण से अमेरिका में क्या हुआ, बेरोजगारी और मुद्रास्फीति दोनों बढ़ गई थी, और ऐसी स्थिति को स्टैगफ्लेशन कहते हैं। और इसी कारण से फिलिप्स वक्र क्या हो गया, विध्वंस हो गया, उसका कोलैप्स हो गया, टूट गया वो। ओके जी, अब ये वृद्धि कब हुई, ये हुई 1973 और 74 में, और 1979 और 80 में यहां पर तेल के दामों में सबसे ज्यादा उस समय वृद्धि हुई, ठीक है जी। तो वृद्धि हुई तो शॉर्टेज हुई, किसकी, तेल की शॉर्टेज हुई। जब महंगा तेल होगा तो खरीदना क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा, तो फिर मांग गिरेगी। जब भी क्या होता है, कीमत बहुत हाई चली जाती है तो डिमांड कम हो जाती है। ओके, तो जब डिमांड कम हो गई, तेल की डिमांड कम हो गई, क्यों हुई, कम
कम इसलिए हुई, महंगा हो गया तो सप्लाई कम हो गई, जब डिमांड ही कम हो जाएगी तो सप्लाई भी कम होगी, तो उसे कहते हैं विपरीत पूर्ति संकट। इसे विपरीत पूर्ति संकट के नाम से जाना जाता है कि तेल की कमी हो गई थी भारी, ठीक है, और जिसका असर सारी वस्तुओं की लागतों पर पड़ा और रोजगार पर पड़ा। आगे बताते हैं कैसे पड़ा, इसको इंग्लिश में बोलेंगे एडवर्स सप्लाई शॉक। ओके जी। अब जो कीन्सियन अर्थशास्त्री थे वो उनके पास दो हथियार हैं, एक है एग्रीगेट डिमांड जिसे एडी कहते हैं, और एक है एएस एग्रीगेट सप्लाई। तो हिंदी में कहेंगे एग्रीगेट सप्लाई को सामूहिक पूर्ति या समग्र पूर्ति, और एग्रीगेट डिमांड को कहेंगे सामूहिक मांग या समग्र मांग। ये दो उनके पास हथियार है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कैसे शिफ्ट हुआ पूर्ति वक्र, इसको यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए पहले, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ये पड़ी रेखा है ये हमारा एक्स अक्ष हो गया, खड़ी रेखा है वाई अक्ष हो गया। वाई अक्ष पर हम लिखेंगे कीमत स्तर, और इस ओ अर्थात पड़ी लाइन पे लिखेंगे हम कुल निर्गत, ठीक है, टोटल आउटपुट जितना उत्पादन हुआ। ओके, और ये दिखा रहा है किसके बारे में, विपरीत पूर्ति संकट के कारण स्टैगफ्लेशन से फिलिप्स वक्र का गायब होना। फिलिप्स वक्र क्या हो गया, गायब हो गया। बनना तो ऐसा था, लेकिन अब यहाँ जो केंजियन इकोनॉमिस्ट हैं इसको विवर्तन के रूप में दिखा रहे हैं कि पूर्ति के संकट के कारण किस प्रकार से जो पूर्ति वक्र था किस प्रकार से शिफ्ट हो गया। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपने क्या करना है कि एक आपने एग्रीगेट डिमांड कर्व खींचना है एडी। ओके, ये नीचे की ओर जाता है। उसके बाद आप प्रारंभिक करेंगे या स्टार्ट करेंगे यहाँ से, एक आप क्या करेंगे ऊपर की तरफ रेखा खींचेंगे यहाँ से, और इस पे लिख देंगे AS0 अर्थात एग्रीगेट सप्लाई, सामूहिक पूर्ति की रेखा हो गई, और ये सामूहिक मांग की रेखा हो गई। ठीक है जी। अब क्या करना है, एक दूसरे को जहां पर काट रहे हैं यहां से हमने एक लाइन खींचनी इधर से, और यहां से नीचे की तरफ खींचना। ओके, यहाँ पे लिख देंगे Y0, ठीक है, और यहाँ पे कीमत स्तर को दिखाने के लिए लिख देंगे P0। ओके, अब यहाँ पे देखिए कि जहां पर ये दो कर्व एक दूसरे को काट रहे हैं, एग्रीगेट डिमांड का कर्व और एग्रीगेट सप्लाई का कर्व E0 पॉइंट पे काट रहा है, तो वो उस समय यहाँ पर कुल निर्गत या राष्ट्रीय उत्पादन का निर्धारण हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहली स्थिति में अर्थव्यवस्था संतुलन की अवस्था में है कि जहां पर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई के बराबर है। ओके जी, तो यहां पर कुल राष्ट्रीय उत्पादन आ गया। तो कुल राष्ट्रीय उत्पादन को यदि वैल्यू निकल जाए तो पैसों में वो राष्ट्रीय आय होगी। तो जब उत्पादन करेगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा। ठीक है, तो कुल उत्पादन कुल आय को जनरेट करता है, और जब कुल आय लोगों को प्राप्त होती है वही रोजगार कहलाता है। तो चाहे आय कहो, उत्पादन कहो, रोजगार कहो, ये सब एक ही होता है। तो यहां पर रहेगा पहला। ओके जी, अब क्या होगा कि कीमत स्तर बढ़ता है, कीमत बढ़ती है। ओके, और कीमत स्तर क्या हो जाता है, P से बढ़कर P1 हो जाता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जो एग्रीगेट सप्लाई पूर्ति को कम दिखाने के लिए हमें पूर्ति वक्र को बाईं तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम एक पूर्ति वक्र और ड्रॉ कर लेंगे ऊपर की तरफ। ठीक है, यहाँ से नीचे ऊपर की तरफ। ठीक है, और यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड का जो कर्व है वो तो अपनी जगह खड़ा है। तो एक दूसरे ने इसको यहाँ पे काटा, यहाँ से मिलाया और यहाँ से इस प्रकार से। ठीक है, इस पे लिख दिया E1 इक्विलिब्रियम पॉइंट 1 हो गया, ये 0 था, और यहाँ पे Y0 लिखा है, यहाँ पे लिख देंगे Y1। अब देखिए अब क्या हुआ कि संतुलन का बिंदु अब यहाँ पर हो गया। ठीक है, और यहाँ पर कुल निर्गत का कितना हो गया, Y1 हो गया। तो देखिए प्राइस लेवल एरो बना देता हूँ, प्राइस लेवल ऊपर गया, मुद्रास्फीति बढ़ी या कीमत बढ़ी, तो ऐसे में क्या होगा कि पूर्ति वक्र तो शिफ्ट हो गया पीछे की तरफ। ठीक है, पूर्ति कम दर्शा रहा है, पूर्ति में कमी हो गई। अब जब पूर्ति में कमी होगी क्योंकि प्राइस लेवल कम हो गया, कीमत ऊपर चढ़ गई, तो ऐसी स्थिति में ये क्या होगा, हमारा जो कुल निर्गत है वो Y0 से घटकर Y1 हो जाएगा था इधर की तरफ, अर्थात लेफ्ट की तरफ, राइट से लेफ्ट की तरफ जाने पर पहले ज्यादा है, राष्ट्रीय आय या उत्पादन का स्तर ज्यादा है, लेकिन जैसे ही पूर्ति क्या हो जाती है, कम हो जाती है, बाईं तरफ पूर्ति का वक्र शिफ्ट होगा तो पूर्ति कम हो जाएगी क्योंकि प्राइस ऊपर चढ़ चुका है, P1 हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में अब हमारा यहां से लेकर यहां तक उत्पादन गिर चुका है। तो जब उत्पादन गिरेगा, कम होगा, तो ऐसी स्थिति मानी जाती है कि बेरोजगारी
की स्थिति मानी जाएगी। कम उत्पादन होगा तो कम लोगों की जरूरत पड़ेगी। ओके, और साथ में देखिए कम उत्पादन हुआ, राष्ट्रीय आय में गिरावट आ गई, तो यहाँ पे लोग बेरोजगार हो जाएंगे। ठीक है, और साथ में मुद्रास्फीति भी ऊपर चढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से इन्होंने कहा कि विपरीत पूर्ति संकट के कारण, ठीक है, सप्लाई में कमी हो गया था। हमारा जो सप्लाई का कर्व था वो E0 से E1 अर्थात बाईं तरफ शिफ्ट हुआ, और शिफ्ट होने के कारण क्या हुआ कि ये कंडीशन पैदा हुई, बेरोजगारी और मुद्रास्फीति दोनों दर क्या हो गई, बढ़ गई। इसलिए यहां पर कर्वों का क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। और कौन सा कर्व शिफ्ट हुआ, एग्रीगेट डिमांड वाला तो वहीं खड़ा है, केवल सप्लाई कम हुई है। सप्लाई कम क्यों हुई है, पहले बता चुके हैं यहाँ पर कि ये सप्लाई क्यों कम हुई। ठीक है, ये मत हो गया केन्जियन या केन्जियन अर्थशास्त्रियों का। ओके, कि ये पूर्ति वक्र शिफ्ट क्यों हुआ अमेरिका में, महंगाई क्यों बढ़ी और साथ में बेरोजगारी भी क्यों बढ़ी, जो कि फिलिप्स वक्र का उल्टा था। ओके, अब बात करते हैं मुद्रावादी अर्थशास्त्रियों की। मुद्रावादी जो अर्थशास्त्री थे, उन्होंने जो ये फिलिप्स कर्व था इसको नकार दिया था। उन्होंने कहा जो ये अल्पकालीन फिलिप्स वक्र है ये किसी काम का नहीं है, ये काम का नहीं है। उन्होंने अपना एक नया कॉन्सेप्ट दिया। उन्होंने कहा अल्पकाल में कुछ समय के लिए तो फिलिप्स वक्र हो सकता है, ठीक है, जैसा है वह हो सकता है, लेकिन लॉन्ग पीरियड में जो फिलिप्स कर्व है वह जैसा बताया गया है वैसा नहीं होगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि जो मिल्टन फ्रीडमैन हो गया एक इकोनॉमिस्ट और दूसरा हो गया फेलिप्स, इनको मुद्रावादी अर्थशास्त्री कहते हैं, क्योंकि इन्होंने मुद्रा का सिद्धांत दिया है। मुद्रा का परिमाण सिद्धांत मिल्टन का है। तो इन्होंने अपना एक नया वक्र दिया और वो दिया दीर्घकालीन फिलिप्स वक्र। ठीक है, और जो फिलिप्स वक्र जिसने बनाया था AW फिलिप्स ने, उसका जो वक्र था वो अल्पकालीन था। तो इन्होंने उसके वक्र को तो बताया कि वो ठीक नहीं है, क्योंकि तो पहले ऑलरेडी कोलैप्स हो चुका था, टूट चुका था। तो इन्होंने नई बात रखी, वो रखी बेरोजगारी की प्राकृतिक दर। ठीक है, बेरोजगारी की प्राकृतिक दर। ठीक है, यहाँ पे दर छूट रखी है, दर लिख दिया। नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बेरोजगारी की प्राकृतिक दर का विचार किसने दिया, बेरोजगारी की प्राकृतिक दर किसे कहते हैं। तो बेरोजगारी की प्राकृतिक दर का शॉर्ट में देखे क्या होता है, अर्थ श्रम बाजार में वर्तमान बेरोजगारी बराबर श्रम बाजार में वर्तमान नौकरियों की संख्या। कि श्रम बाजार में बेरोजगारी कितनी है, ठीक है, श्रम बाजार में बेरोजगारी कितनी है और श्रम बाजार में वर्तमान में नौकरियों की संख्या कितनी है, तो ये बता रहा है कि बराबर है। यदि श्रम बाजार में बेरोजगारी भी बराबर है और नौकरियों की संख्या भी बराबर है तो इसे कहेंगे बेरोजगारी की प्राकृतिक दर। कैसे, देखिए जी, यदि 10% के लोग क्या हैं, बेरोजगार हैं, ठीक है जी, और 10% ही क्या है, नौकरियां भी उपलब्ध हैं। 10% लोग बेरोजगार हैं और 10% ही नौकरियां भी उपलब्ध हैं, तो फिर बेरोजगारी कहाँ होगी, ठीक है, 10 में से 10 गया 0, तो बेरोजगारी क्या होगी, 0 हो गई। तो यह है इनकी बेरोजगारी की प्राकृतिक दर, कि जहां पर बेरोजगार लोगों की संख्या भी उतनी ही और नौकरियों की संख्या भी उतनी ही होती है। तो कितनी अच्छी बात कही उन्होंने। फिर आगे पढ़ते हैं, इतना सरल भी नहीं है। आगे देखिए, दीर्घकालीन फिलिप्स वक्र का विचार दिया किसने, इन्होंने, मिल्टन फ्रीडमैन ने और फेलिप्स ने। ठीक है, और जो कैसा होता है, स्थिर होता है। इधर तो ये चेंज होता रहता है लेकिन ये स्थिर रहेगा। ओके, अल्पकाल में पीसी अर्थात फिलिप्स कर्व, पीसी का मीनिंग हो गया फिलिप्स कर्व, ट्रेड ऑफ हो सकता है। ट्रेड ऑफ में क्या होगा, यदि मुद्रास्फीति बढ़ती है तो बेरोजगारी घटती है, और यदि मुद्रास्फीति घटती है तो बेरोजगारी बढ़ती है। इस प्रकार का यदि इकोनॉमी में हलचल होती है तो उसको कहते हैं ट्रेड ऑफ। तो इन्होंने क्या कहा कि अल्पकाल में पीसी कर्व में ट्रेड ऑफ हो सकता है किंतु दीर्घकाल में नहीं होगा, अर्थात दीर्घकाल में ट्रेड ऑफ अनुपस्थित रहेगा, 0 रहेगा। ओके, अगला, फिलिप्स वक्र कैसा होगा, फिलिप्स वक्र लंबवत होता है। इन्होंने लंबवत फिलिप्स वक्र के बारे में बताया, आगे चलकर भी बताएंगे कि इनका वक्र कैसा है और कैसे बनता है। तो इन्होंने लंबवत बोला कि एक सीधी सरल रेखा की तरह फिलिप्स वक्र होता है। ओके, आगे इन्होंने क्या कहा कि विकसित देशों में 5 से 6% बेरोजगारी सामान्य मान ली जाती है। अर्थात जो विकसित देश हैं, अमेरिका की बात हो रही विशेष रूप से, ठीक है, ये यूरोप की जो कंट्रियां हैं
वहाँ पे 5-6% यदि बेरोजगारी रहती है, तो उसको सामान्य मान लिया जाता है कि इतनी बेरोजगारी तो रहेगी, रहेगी। अब क्यों रहेगी? अरे इसलिए रहेगी क्योंकि कि माना कोई व्यक्ति पढ़ लिख गया, ठीक है? और एकदम से तो उसको जॉब मिलेगी नहीं, उसको पहले तैयारी करनी पड़ेगी, पढ़ना लिखना पड़ेगा, बहुत सारी किताबें पढ़ेगा, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करेगा, ठीक है? तब जाके उसको जॉब मिलेगा। ओके, तो देर लगेगी, तब तक वो बेरोजगार ही रहेगा। या हो सकता है कि कोई फैक्ट्री बंद हो गई अल्पकाल के लिए, ठीक है? या वो पुरानी पड़ गई, तो कुछ लोग बेरोजगार हो जाएँगे कुछ समय के लिए, तो वो तो रहेंगे ही। फिर नई फैक्ट्री बनेगी, तो क्या होगा? कुछ वहाँ लगेंगे, फिर उनको प्रशिक्षण की ज़रूरत पड़ी तो कुछ और जगह ट्रेनिंग लेंगे, ट्रेंड होंगे, तो तब तक वो बेरोज़गार रहेंगे। जिस दिन ट्रेंड हो जाएँगे और जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, तो उनको जॉब मिल जाएगा। तो इस प्रकार से 5-6% लोग तो हमेशा क्या होते हैं, बेरोज़गार रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि वो तैयारी पे हैं। किस पे हैं? तैयारी पर हैं, ऐसा नहीं कि सीधे पढ़े और सीधे नौकरी मिल गई, वाह! क्योंकि जनसंख्या इतनी ज़्यादा है कि इतना आसान भी नहीं है कि सीधे जॉब मिल जाए। हाँ, लोग होते कम, तब तो दिक्कत थी ही नहीं। ओके, तो और ये जो 5-6% की बेरोजगारी है, इसी को उन देशों में बेरोजगारी की प्राकृतिक दर भी मान लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। एक अगला विचार दिया इन्होंने, अनुकूल प्रत्याशा परिकल्पना का विचार। अनुकूल प्रत्याशा, अनुकूल का अर्थ होता है कि जो श्रमिक वर्ग है, चाहे उपभोक्ता है कोई भी है, लेकिन यहाँ विशेष रूप से श्रमिक जो है, जो काम करने वाला वर्ग है, वह अनुकूल अर्थात वो चाहता है कि मजदूरी हमारे अनुकूल हो, कि जिससे कि हम अपने जीवन की आवश्यकताओं की जो भी वस्तुएं हैं उनको खरीद सकें, ठीक है? कि मजदूरी जो हो, भविष्य में जो भी हो, वो हमारे अनुकूल हो, ठीक है? ऐसी आशा करते हैं। प्रत्याशा मीन्स उनकी आशा रहती है कि मजदूरी हमारे अकॉर्डिंग हो, हमारे अकॉर्डिंग हो, जिससे कि हम न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। तो अनुकूल प्रत्याशा परिकल्पना का विचार दिया किसने? मिल्टन फ्रीडमैन ने, ठीक है? और इसके आधार पर बताइए क्या बदला था? श्रमिकों द्वारा अपनी मूल अनुकूलताओं का अनुमान लगाया जाता है, अर्थात अपनी मजदूरियों का अनुमान लगाया जाता है कि भविष्य में यदि इन्फ्लेशन रेट अभी इतना है, तो भविष्य में कितना होगा, तो हमें कितनी मजदूरी के रेट पर काम करना चाहिए। तो हो सकता है कि बेरोजगारी 6% है माना, ठीक है जी, कि बेरोजगारी की प्राकृतिक दर है 6%। मजदूरों को पता है, ठीक है, फैक्ट्री वाले ने उनको जॉब दे दिया 500 रुपये के रेट पे, ठीक है, वो तैयार हो गए, उन्होंने कहा ठीक है जी, इतना ही रहेगा भविष्य में। और हो सकता है कि भविष्य में महंगाई बढ़ जाए, महंगाई बढ़ जाए और जो वस्तुएं और सेवाएं हैं उनकी मांग बढ़ जाए। तो मांग बढ़ने से क्या होगा? जो उत्पादक वर्ग है, जो कंपनी के मालिक है, उनका सामान खूब भी बिकेगा, ठीक है, उनको अच्छा रेट मिलेगा, लेकिन इनकी मजदूरी पहले से क्या कर रखी है? फिक्स कर रखी है, कम कर रखी है। तो फिर ये क्या करेंगे? इनको लगेगा भाई महंगाई होने के कारण जो इनको 100 रुपये की वस्तु मिल रही थी या 50 रुपये की वस्तु मिल रही थी, वो तो 300 रुपये में पहुंच गई, और जो मजदूरी हमको मिल रही है ये तो बहुत ही कम हो गई। तो वो क्या करेंगे फिर? प्रेशर डालेंगे किसके ऊपर? जहाँ वो काम कर रहे हैं कि हमारी मजदूरी को बढ़ाओ। तो इस प्रकार से जो उन्होंने अनुमान लगाया था कि हम इतने पे काम करेंगे, आगे कुछ नहीं होगा, तो दोनों में अंतर आ जाता है। तो ये अंतर कैसे होता है? देखिए, एक होती है प्रत्याशित स्फीति, ठीक है? प्रत्याशित स्फीति कि जिसका कि उन्होंने अनुमान लगा रखा है, जिस रेट पे वो काम करने के लिए तैयार हैं, प्रत्याशित, जिसका उन्होंने अनुमान लगाया है कि 3% रहेगी, ठीक है? महंगाई 3% रहेगी, ओके। लेकिन वास्तविक रूप से क्या हुआ कि वो 6% चली गई। तो इस प्रकार से हमेशा होता क्या है कि जो मजदूर सोचता है, श्रमिक सोचता है कि जो प्रत्याशित स्फीति या कीमतें रहेंगी वह कम रहेंगी, लेकिन वो वास्तविक रूप से आगे निकल जाती हैं, क्योंकि उसको इतना आइडिया नहीं होता है, इतना ज्ञान नहीं होता है उसको भविष्य के बारे में, मार्केट के बारे में। ये मान के चलें कि वह ये अनुमान नहीं लगा लेता है कि भविष्य में इकोनॉमी ग्रो करेगी, तो हमारी जो मजदूरी अभी फिक्स है, ठीक है, वह भविष्य में तो यदि मुद्रास्फीति बढ़ती है तो कम हो जाएगी। तो इसलिए वास्तविक स्फीति ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, जितना उनका अनुमान है 3% का, और हो जाती है 6%, ठीक है। तो हमेशा वास्तविक स्फीति जो होती है वो आगे चलती है और प्रत्याशित जो अनुमान उनका होता है वो पीछे चलती है। तो इसका निचोड़ टोटल का क्या निकलता है? मिल्टन फ्रीडमैन और फेलिप्स के बेरोजगारी की प्राकृतिक दर का और अनुकूल प्रत्याशा परिकल्पना का वो निचोड़ है उसका कि दीर्घ काल में बेरोजगारी की प्राकृतिक दर के साथ मुद्रास्फीति की कोई भी दर हो सकती है, ठीक है। उन्होंने कहा बेरोजगारी की प्राकृतिक दर होगी,
इन्होंने प्राकृतिक दर की बात की, और प्राकृतिक दर की बात मैं कर चुका हूं कि बेरोजगार लोगों की संख्या और नौकरियों की संख्या दोनों बराबर होगी। ठीक है, इसे उन्होंने कह दिया बेरोजगारी की प्राकृतिक दर। ठीक है, और ये विकसित देशों में 5-6% के आसपास मान ली जाती है। ओके, अब इन्होंने निष्कर्ष टोटली क्या कहा कि दीर्घकाल में बेरोजगारी, क्योंकि इनका जो फिलिप्स वक्र भी यहाँ पे तैयार होने वाला है, अभी आपको आगे बताएंगे, तो वह वक्र हमें बताएगा दीर्घकालीन फिलिप्स वक्र। अब फिलिप्स वक्र में क्या बतलाया जाएगा कि प्राकृतिक दर के साथ मुद्रास्फीति की कोई दर हो सकती है। फिलिप्स वक्र एकदम खड़ा होगा और मुद्रास्फीति की दर हो सकता है 2% भी हो सकता है, 4% भी हो सकता है, 6% भी हो सकता है। तो मुद्रास्फीति की दर कोई भी हो सकती है, लेकिन जो बेरोजगारी की प्राकृतिक दर है वो क्या रहेगी, वह सेम रहेगी। ठीक है, अर्थव्यवस्था इनके इन प्रकार उसी पर आने की प्रवृत्ति रखेगी। फ्रीडमैन ने दीर्घकालीन फिलिप्स वक्र बनाया है। तो दीर्घकालीन फिलिप्स वक्र उसका कैसा है और किस प्रकार से उसको बनाया जाएगा, तो सबसे पहले इसी को जान लेते हैं। यहाँ पर जो ये बना है, ये मिल्टन फ्रीडमैन के द्वारा बनाया गया दीर्घकालीन फिलिप्स वक्र है। तो जिसमें हमने पहले बताया आपको कि उसने कहा कि जो फिलिप्स वक्र होगा दीर्घकाल में, वह एक सीधी रेखा होगा, एक वर्टिकल लाइन होगी। तो वह कैसे होगी, इससे पहले हम सरलता के लिए ये जान लेते हैं कि हम इस फिगर को कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे दो अक्ष हो जाएंगे यहाँ से। ठीक है, ओ वाई एक अक्ष तो ये हो गया वर्टिकल, इस पे लिखेंगे कीमत स्तर प्रतिशत में, और जो हमारा ये जो हॉरिजेंटल एक्सिस है, इस पे लिख दी जाएगी बेरोजगारी की दर प्रतिशत में। दो चीजें कंप्लीट हो गई। ओके, उसके बाद आप क्या करिए, एक सीधी रेखा दूर यहाँ खींचिए, एक सीधी रेखा खींचिए वर्टिकल, और इस पर लिख दीजिए LPC। LPC का मीनिंग है, एल फॉर है लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व, लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व। इस पे एल लिखा है, आर नहीं लिखा है। ठीक है, लेकिन LPC लिखा है, तो इसको हिंदी में हो जाएगा अर्थ दीर्घकालीन फिलिप्स वक्र। ठीक है जी, एक रेखा वर्टिकल खींचिए, इसके नीचे आप 6 लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या करिए, इससे पीछे की तरफ आइए और यहाँ पे 4 लिख दीजिए। ठीक है, 4 लिख दीजिए, और यहाँ से एक आप डॉट डॉट करके एक लाइन नीचे की तरफ ड्रॉ कर लीजिए। इतना काम कर लीजिए पहले आप। फिर उसके बाद आप क्या करिए, यहाँ पे समान समान दूरी लेके 3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। ठीक है, यहाँ पे 3 लिख दीजिए, फिर 6 लिख दीजिए, और फिर यहाँ पर 9 लिख दीजिए। ठीक है, 9, 3, 6, 9। ठीक है, उसके बाद क्या करिए, यहाँ से डॉट डॉट करते हुए यहाँ तक लाइन ली जाए 1, उसके बाद 6 से ले जाइए यहाँ तक 2, और उसके बाद यहाँ से ले जाइए यहाँ तक 3। इतना काम करिए रेखा चित्र जल्दी जल्दी बनाने के लिए। ओके, उसके बाद आप क्या करिए कि अब हमने यहाँ पे लिखा है SPC, SPC मतलब 1 2 3, ये 3 लाइनें हैं। तो SPC का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, सॉल्ट रन फिलिप्स कर्व। अब ये जो 3 1 2 3 कर्व हैं, ये अल्पकालीन फिलिप्स वक्र हैं। क्या है, अल्पकालीन फिलिप्स वक्र हैं। ठीक है, इसलिए लिखा है सॉल्ट रन फिलिप्स कर्व 0, अर्थात पहला फिलिप्स कर्व सॉल्ट रन फिलिप्स कर्व, दूसरा के लिए क्योंकि 0 दिखा है, फिर 1 और 2 हो गया, मतलब 3 हो गया। ठीक है जी, अब आपने क्या करना है, यहाँ से एक पहला वाला फिलिप्स कर्व यहाँ पे टच करता हुआ आएगा। ठीक है जी, यहाँ पे टच करते हुए आएगा, और यहाँ से यहाँ मिलाते हुए सीधे नीचे की तरफ जाएगा। ओके, एक यहाँ कर दीजिए, फिर दूसरा इसी रेखा पे यहाँ पे लाइए उसको यहाँ से, और इस प्रकार हम नीचे की तरफ खींच दीजिए। ठीक है, और इस प्रकार से एक यहाँ पे खींच दीजिए। ये सरल तरीका है। ठीक है, अब इतना आप जब कर देंगे तो इन पॉइंटों का नाम भी लिख देंगे, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया M, यहाँ पे T, फिर यहाँ पे N, फिर S और R। ठीक है, ये सांकेतिक अक्षर है, कुछ भी हो सकता है, किताबों में लिखा कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमने समझना है कि इसका मीनिंग होता क्या है। मतलब फिलिप्स कर्व के बारे में मिल्टन फ्रीडमैन क्या समझाना चाहता है कि दीर्घकालीन जो फिलिप्स वक्र है वो बनता कैसे है। अब देखिए, इस पे नजर डालिए, ये जो हमारा 6% लिखा है यहाँ पे। ठीक है, बेरोजगारी का जो रेट है 6%, यह बेरोजगारी की प्राकृतिक दर है। क्या दर है ये, बेरोजगारी की प्राकृतिक दर है, जिसके बारे में पहले बता चुका हूं। ठीक है, तो जब बेरोजगारी की प्राकृतिक दर क्या है, 6% है, तो उस समय बेरोजगारी कितनी है, 0% है। कितनी है, 0% है, क्योंकि
जितने लोग बेरोजगार और उतनी जॉब है, तो बात तो बराबर हो गई। ठीक है, अब क्या होता है कि अब सरकार क्या करती है, उसको लगता है कि मुझे 6% जो बेरोजगारी है गवर्नमेंट को उसको घटाना चाहिए। ठीक है, और उसको हम 4% पर लाना चाहते हैं, अर्थात पीछे की तरफ घटेगा। ठीक है, 6 से हम 4 पे लाना चाहते हैं, अर्थात 2% घटाना चाहते हैं। ठीक है, तो 4% होगा, इतना करना चाहते हैं। ओके, सरकार ऐसा करना चाहती है, तो सरकार इसके लिए क्या करेगी, जो बजट लाएगी उस बजट में खर्चे का प्रावधान करेगी कि कहां कहां उसको पैसा खर्च करना है और कहां से जॉब क्रिएट होंगे। ठीक है, अब सरकार ऐसा क्यों करती है, सरकार को प्रेशर होता है क्योंकि चुनाव भी तो लड़ना है। तो यदि रोजगार नहीं देंगे, बहुत ज़्यादा महंगाई होगी, तो फिर उनको वोट नहीं मिलेगा, सरकार गिर जाएगी। इसलिए सरकारों को क्या करना पड़ता है कि बेरोजगारी को कम करने के लिए राजकोषीय पहल करनी पड़ती है। जैसे बजटीय नीति होती है, जिसमें बजट में खर्चे कहाँ कहाँ होंगे, किस किस से जॉब आएगा, ये करना पड़ता है। ठीक है जी, अब सरकार क्या करती है, यहाँ देखिए, पहले नजर डालिए कि सरकार 6% से बेरोजगारी घटाकर 4% करना चाहती है, तो ये पीछे की ओर आएगा। ठीक है, इधर बेरोजगारी घटेगी। ठीक है जी, तो बेरोजगारी घटेगी तो पहली कंडीशन में देखिए, आपने यहां से एक कर्व ड्रॉ कर दिया। ठीक है, यह क्या है, शॉर्ट रन पीसी कर्व है, शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व है। ओके, कि जो कि यहां पर एलपीसी अर्थात इस खड़ी वाली रेखा को यहां पर क्या कर रहा है, काट रहा है, एक दूसरे के बराबर हो जा रहे हैं और फिर आगे निकल जा रहा है। ओके, तो यहां पर जब प्राकृतिक दर इतनी है तो उस समय कीमत स्तर कितना है, 3% है, या इन्फ्लेशन कितना है, 3% है। ओके, पहली कंडीशन 6% पे प्राकृतिक दर पे इतना है। लेकिन जैसे ही सरकार क्या करती है कि बेरोजगारी को घटाने के लिए पैसा मार्केट में डालती है, तो ठीक है, तो बेरोजगारी को 4% करना चाहती है, पैसा डालेगी। ओके, तो प्रोडक्शन बढ़ेगा क्योंकि लोगों को रोजगार मिलेगा। जब वो पैसा डालेगी सरकार जॉब क्रिएट करने के लिए, रोड बनाएगी, सड़क बनाएगी, बंदरगाह बनाएगी, कुछ सरकारी जॉब देगी, जहां जहां भी जॉब दे सकती है, तो उससे क्या होगा, लोगों के पास पैसा आएगा। पैसा आने से वो वस्तुओं और सेवाओं की क्या करेंगे, डिमांड करेंगे, मांग बढ़ाएंगे। ओके, तो क्या होगा, शॉर्ट रन जो पीसी कर्व है यहाँ पे काटा, तो ऐसे में क्या होगा कि सरकार जब क्या करती है कि प्राकृतिक दर से 2% पीछे, 4% यहाँ पर इतनी बेरोजगारी कम करना चाहती है, 2%, 6 में से 4 के 2% कम करना चाहती है, तो ऐसे में जो फिलिप्स कर्व यहाँ पर कट तो उसने यहाँ पर किया इसको, लेकिन ऐसे में ये जो एम पॉइंट है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, इधर शिफ्ट हो जाएगा, अर्थात बेरोजगारी इधर की तरफ कम होगी, लेकिन इसके इधर शिफ्ट होने के कारण जो यहाँ पर कीमत स्तर है वो बढ़ जाएगा। कीमत स्तर क्या हो जाएगा, अप कर जाएगा, कीमत स्तर बढ़ जाएगा, मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी। ओके, क्योंकि लोग वस्तुओं की डिमांड ज्यादा करने लग जाएंगे रोजगार बढ़ने के कारण। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर जो उत्पादक है यहाँ पे उनको लाभ होगा। अब लाभ क्यों होगा, इसको भी समझ लेते हैं कि जो लेबर है उसने अनुमान लगाया था कि 6% जो रेट है प्राकृतिक दर पे, इतना परसेंट कीमत स्तर पर हम नौकरी करेंगे। ठीक है, अर्थात मान लीजिए कि 3 रुपये पर वह मजदूरी करने के लिए तैयार हो गए थे उस समय, लेकिन उनको पता नहीं था कि सरकार बजट में प्रावधान करेगी रोजगार को बढ़ाने का, पैसा मार्केट में लाएगी, रोजगार ज़्यादा क्रिएट होंगे, उत्पादन बढ़ेगा और उसके कारण वस्तुओं की कीमत क्या होगी, 3% की जगह 6% हो जाएगी। उनको पता नहीं था। ओके जी, तो ऐसे में अब यहाँ पे प्राइस चला गया ऊपर, तो 3 रुपये हो जाएंगे कम और 6 रुपये हो गए ज़्यादा। तो इसका मतलब ये तो हो गई उनकी प्रत्याशित दर और वास्तविक दर, और आगे निकल गई 6%। तो ऐसे में अब यहाँ पर जो लेबर है वो 3 रुपये में काम नहीं करेगी, क्योंकि प्राइस लेवल ऊपर जा चुका है, और यदि यहाँ पर वो काम करती है तो उसकी मजदूरी हो जाएगी कम। ठीक है, और बाजार में महंगाई रहेगी ज़्यादा, तो उसके पास कुछ बचने वाला नहीं है, या वो अपनी आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाएंगे। हाँ, उत्पादक जो हैं, जो फर्में हैं, उनको लाभ होगा। तो ऐसी स्थिति में अब ये 3 से 6% पर लेबर अपनी क्या करेगी, मजदूरी बढ़ाने के लिए मांग करेगी, हमारी क्या करो, तनख्वाह बढ़ाओ, हमारा वेतन बढ़ाओ। ठीक है, तो अब कंपनी को क्या करना पड़ेगा, उसके बाद इनका वेतन यहाँ लाना पड़ेगा।
ओके जी, इनका वेतन क्या करना पड़ेगा, यहाँ ऊपर करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे ही ये 6% करते हैं तो 6% फिर वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाएंगी, कॉस्ट बढ़ जाएगी, क्योंकि मजदूरी की दर बढ़ेगी तो वस्तुओं की कॉस्ट बढ़ जाएगी। और जब वस्तुओं की कॉस्ट बढ़ेगी, ओके, तो क्या होगा, वस्तुओं की कॉस्ट बढ़ने से वस्तुओं की डिमांड गिरेगी, और साथ में जब वस्तुओं की डिमांड गिरेगी तो कंपनी वाले जो लोग हैं, कि जो बेरोजगारी यहाँ आ गई थी, ऐसे में लोगों को जॉब से निकाल देंगे, ठीक है। और उसके बाद ये जो टी वाला बिंदु है, इधर शिफ्ट होकर जो इधर से इधर शिफ्ट हुआ था, जिसने क्या किया था, बेरोजगारी को घटाने का काम किया था। लेकिन जैसे ही मुद्रास्फीति ऊपर गई तो उसके बाद यह इधर से खिसक कर इधर चला जाएगा एंड पॉइंट की ओर, ठीक है जी। तो इस प्रकार से ये फिर पुनः दीर्घकालीन फिलिप्स वक्र को प्रदर्शित करेगा, ठीक है। कुछ समय तक तो यहाँ रहेगा, लेकिन जैसे ही यहाँ पर मजदूरों की मजदूरी बढ़ी, वस्तुओं सेवाओं के दाम बढ़े, और बढ़ने से वस्तुएं महंगी हुई और प्रोडक्शन घटा, तो लेबर हटानी पड़ी, ठीक है। तो इस कारण से बेरोजगारी क्या हो गई, फिर 6% के लेवल पे आ गई, क्योंकि खड़ी रेखा तो 6% को दिखाएगी। ओके जी, अगली बात ये हुई। अगला क्या होता है, फिर सरकार क्या करती है कि इसी को, और क्योंकि सरकार तो एक बार तो ऐसा नहीं है कि दाम बहुत बढ़ गए और बेरोजगारी बढ़ गई तो काम नहीं करना, फिर सरकार काम करती है। फिर वो चाहती है कि बेरोजगारी यार 2% हमें और कम करनी चाहिए, बढ़ गई है, इसको ठीक करना है। तो फिर वो क्या करेगी, पैसा डालेगी, पैसा लाएगी, पैसा देगी। जैसे हमने पहले कहा कि पैसा सरकार कहाँ कहाँ खर्च करती है, उसे जहाज बनाना है, ठीक है, लगा दिया वहां पैसा, सड़क बनाना है वहां लगा दिया, डैम बनाना है वहां लगा दिया, ठीक है, मोबाइल टावर बनाने हैं वहां लगा दिया। हर जगह पैसा खर्च कर सकती है, जहां चाहे वहां लगा सकती है, ठीक है। तो पैसा फिर मार्केट में आएगा, ओके, पैसा फिर मार्केट में आएगा। तो हमारा एक वक्र तो ये हो गया, ठीक है। तो उसके बाद हमने दूसरा वक्र यहाँ पे खींचा, तो यहाँ पे इस बिंदु पे आ गया था, ये रेट घट के 6% पे। अब क्या होगा, ये दूसरे वक्र के बाद जब सरकार क्या करती है कि जॉब बढ़ाने के लिए क्या करती, पैसा और डालती है, तो इन्फ्लेशन रेट और ऊपर जाएगा। इन्फ्लेशन रेट क्या होगा, ऊपर जाएगा, कीमतें ऊपर बढ़ेगी, रोजगार क्रिएट होंगे, रोजगार क्रिएट होंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा। फिर जो यहाँ पर 6% में मजदूरी मांग रहे थे, वह फिर देखेंगे 6% से काम नहीं होने वाला भैया, अब तो फिर हमें 9% के रेट पे ही मजदूरी चाहिए। फिर ये मजदूरी की डिमांड करेंगे, हमारी मजदूरी बढ़ाइए, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो वक्र इधर पीछे की तरफ शिफ्ट हुआ था, अब ये फिर क्या करेगा, फिर यहाँ चला जाएगा, अर्थात कुछ समय यहाँ पे रहेगा, अर्थात टी बिंदु पर कुछ समय रहेगा, ठीक है जी, एस बिंदु पर कुछ समय रहेगा, लेकिन इसकी प्रवृत्ति क्या होगी, यहाँ जाने की होगी, किस पर, लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व पर जाने की होगी। तो अल्पकाल में जो यह एसपीसी है, ट्रेड ऑफ हो सकता है, एक्सचेंज हो सकता है, ठीक है, वस्तुओं का विनिमय हो सकता है, लेकिन लॉन्ग रन में नहीं होगा। तो लॉन्ग रन में अब देखिए हमारे 3 पॉइंट यहाँ पे आ गए, 1, 2 और 3। तो इन तीनों को यदि हम मिला दें, एक रेखा खींच देंगे, तो हमारा बन जाएगा ए वाला कर्व हमें प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। आर एन एम, ये 3 बिंदु मिल गए, किससे, इसके। तो इन शॉर्ट रनों से हमें क्या मिल गया, लॉन्ग रन पीसी कर्व की प्राप्ति हो गई। तो ये बतलाया फ्रीडमैन ने कि दीर्घकाल में एलपीसी होता है, लॉन्ग रन पीसी कर्व वास्तविक होता है, ठीक है। और जैसे हमने इसका निचोड़ कहा कि लॉन्ग रन जो पीसी कर्व है, यहाँ पर बेरोजगारी की जो प्राकृतिक जो दर है वो तो रहेगी, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, कीमत स्तर या इन्फ्लेशन का रेट कोई भी हो सकता है, हमारा 3% भी हो सकता है, 6% भी हो सकता है, 9% भी हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो पीछे की ओर, फिर आगे की ओर, फिर पीछे की ओर, फिर आगे की ओर जा रहा है, और ये अप करते हुए ऊपर जा रहा है, तो ये किस लिए हो रहा है, इसके लिए उसने कहा अनुकूल प्रत्याशा, कि जो मजदूर हैं वो अपने अनुसार मजदूरी बढ़ा रहे हैं, प्रेशर डाल रहे हैं, किसके ऊपर, उद्योगपतियों के ऊपर, जहां जॉब कर रहे हैं उनके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि आपने मजदूरी की जो दर हमें दी पहले कम थी, लेकिन अब हमें ज्यादा दो, ठीक है। तो ज्यादा देने का परिणाम क्या हो जा रहा है कि मुद्रास्फीति ऊपर बढ़ रही है, ठीक है,
लेकिन कम समय के लिए रह रही है। ठीक है, यहाँ पे कुछ समय के लिए रही और उसके बाद जैसे ही मजदूरी बढ़ी, उत्पादकों का घाटा बढ़ा, अर्थात वस्तुएं महंगी होगी, मजदूरी ज़्यादा होगी, तनख्वाह ज़्यादा देनी पड़ेगी तो वस्तुएं महंगी होगी तो उत्पादक का लाभ कम होगा या घाटे में भी जा सकता है। फिर फैक्ट्री में यदि 50 लोग हैं तो वह 25 कर देगा, तो फिर बेरोजगारी अपनी प्राकृतिक 6% के रेट पे आ जाएगी। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर कहने का अर्थ क्या है कि शॉर्ट रन में, ठीक है, ट्रेड ऑफ हो सकता है, लेन देन हो सकता है, लेकिन दीर्घकाल में जो है वो नेचुरल प्राकृतिक दर बनी रहेगी और ऐसी स्थिति में एलपीसी जो कर्व है वो वर्टिकल होगा। ठीक है, अब कैसे कैसे होगा ये सारी चीज़ें हमने आपको यहाँ पर बता दी। तो आज हमने इस पूरे लेक्चर में आपको क्या बताया, इस लेक्चर में आज मैंने आपको बताया कि जो पीसी कर्व है, फिलिप्स कर्व, जो कि ये मान के चल रहा था कि अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के बीच उल्टा संबंध होता है, विपरीत संबंध होता है। ठीक है, 1950 और 60 के उसमें तो उस समय बहुत प्रसिद्ध हो गया था। ठीक है, A.W. फिलिप्स। तो अर्थशास्त्रियों ने माना कि ऐसे ही अर्थव्यवस्था चलेगी। ठीक है, सरकार ने माना कि ऐसा ही करेंगे। ठीक है, लेकिन आगे चलकर जब अमेरिका में ठीक इसके उल्टा हो गया, स्टैगफ्लेशन आ गया, तो जो यहाँ पर फिलिप्स बना वो कोलैप्स हो गया, टूट गया, पतन हो गया उसका। ठीक है, तो जिससे अर्थशास्त्रियों को नए ढंग से सोचने पर क्या होना पड़ा, विवश होना पड़ा कि भाई अब कैसा होना चाहिए। तो उसके बाद मिल्टन फ्रीडमैन और जो फिलिप्स हैं उन्होंने ये बताया कि जो अल्पकालीन जो पीसी है, ये अल्पकालीन जो फिलिप्स वक्र है, ठीक है, ये अल्पकाल में तो हो सकता है लेकिन दीर्घकाल में जो होगा वह लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व ही होगा। कुल मिलाकर लॉन्ग रन में जो पीसी कर्व होता है एकदम से कैसे होता है, वर्टिकल होता है, जैसे खड़ी रेखा है, एलपीसी लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसा होता है लॉन्ग रन में, दीर्घकाल में और अल्पकाल में ऐसा होगा। ठीक है।